हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वन क्षेत्रों के पदाधिकारी ये बीपीएसएससी से वैकेंसी आई है और इसका एग्जामिनेशन आपका 2021 में हुआ था 17 जनवरी को। तो जो अब आने वाला 2025 का पेपर होगा वो किस तरीके से होगा तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग पूरे डिटेल्स में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और इससे बेनिफिट आपको एफआरओ के लिए तो मिलेगा ही और साथ ही साथ एसआई के लिए, दरोगा के लिए भी मिलेगा, क्योंकि सारा एग्ज़ाम बीपीएसएससी ही लेती है और लगभग लगभग सभी का सिलेबस सेम है। तो चलिए बिना देरी किए पूरे पेपर को हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। तो यहाँ पे पूरी पेपर को हम लोग देखने वाले हैं, एक एक प्रश्न को डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें साथियों कि टेक्स्ट बुक की तरफ से बिग मानसून सेल लाइव कर दिया गया है, जो कि 28 से 31 जुलाई तक आपका लाइव रहेगा, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो केवल 351 रुपये में मिल रहा है और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स केवल 439 रुपये में मिल रहा है। बट इसके लिए आपको करना क्या है कि कूपन कोड यूज़ करना है SBYA, और जैसे ही SBYA कूपन कोड यूज़ करेंगे तो इंस्टेंटली आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो आज ही टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पे और कूपन कोड लगाना ना भूले SBYA, और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक के लेकर जाइए। चूँकि देखिए इसमें पेपर आपको घर ले जाने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जो पेपर का सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई, तो पूरा प्रश्न तो प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी प्राप्त हुआ है ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमॉन्ग द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? हाइड्रोजन, सोडियम, सीजियम, बेरियम। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीजियम हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। हालांकि इससे भी ज़्यादा आपका फ्रेंसियम होता है, फ्रेंसियम FR, लेकिन ये क्या होता है कि स्टेबल नहीं होता है। और सीजियम क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होता है और स्टेबल भी होता है। तो राइट आंसर आपका सीजियम हो जाएगा। अगला है कि निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कनगहली, कनगनहली। ये कर्नाटक में पड़ता है, कनगनहली। और देखिए यही एक ऐसा स्थल है जहाँ पे खुदाई में स्पष्ट रूप से मात्र एक इसी स्थल से अशोक का स्पष्ट रूप से नाम उल्लेखित मिला है जिसमें उत्खनन हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा स्थल था जहाँ पे खुदाई में एकमात्र स्थान जहाँ पे अशोक का स्पष्ट रूप से नाम उल्लेखित है, तो वो हो गया कनगनहली, कर्नाटक। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा यहाँ पे साथियों। तो 38 नंबर प्रश्न आपको दिखाते हैं, क्या है प्रश्न यहाँ पे? प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने किया? तो देखिए प्रार्थना समाज को लोकप्रिय करने का अगर श्रेय की बात करें तो सर्वप्रथम हम लोग बात कर लेते हैं कि स्थापना कब हुई। तो 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। और इसमें जब महादेव गोविंद रानडे जुड़े तो ये काफ़ी फेमस हो गया। तो इसको फेमस करने का श्रेय अब किसको जाता है? लोकप्रिय करने का श्रेय महादेव गोविंद रानडे को। लेकिन स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने। और देखिए इसका उद्देश्य क्या था? तो जाति प्रथा, भेदभाव को समाप्त करना, उसके उन्मूलन करना, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करना। 39 नंबर जो प्रश्न है, देखिए कि एक एक प्रश्न आपका आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, एफआरओ के एग्ज़ाम जो 2025 में होगा। द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ 1929 डिसाइडेड, तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। तो क्या लिया गया था? पूर्ण स्वराज का। देखिए इसका नेतृत्व, अध्यक्षता किसने की थी? तो JLN ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और यहीं पे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की गई थी। तो ये भी याद रखेंगे कि जब 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो एक तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई थी। अगला जो प्रश्न है हम लोग का 40 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा। तो सिलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से सही समाधान चुनिए। ये रीजनिंग का प्रश्न है।
देखिए इसमें क्या है कि जो जितना भी ट्रेंगल है इस ट्रेंगल के बीच से उठा करके यहाँ पे वर्टिकल पकड़ दिया गया है, और ये जो यहाँ पे है स्ट्रेट लाइन, तो इसको बीच में ऐसे बना दिया गया है। तो इसको भी हम लोग उठा के शीर्ष पर रख देंगे, तो यहाँ पे शीर्ष में है, यहाँ भी शीर्ष में है, यहाँ भी शीर्ष, ये तो होगा नहीं, लेकिन इसको अब बीच में हम लोग कैसे करना है। तो यहाँ पे बीच में नहीं है, यहाँ पे साइड में नहीं निकला है, तो ये राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद से आपका जो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई तापमान की नहीं है, तो केल्विन तापमान का है, और ये एसआई यूनिट है। सेल्सियस, इससे भी तापमान मेजर किया जाता है। फ़ारेनहाइट में भी आप बुखार चेक करते हैं तो फ़ारेनहाइट में ही वो बताता है, जैसे 98.6 जो होता है। और कैंडेला, कैंडेला देखिए ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है, तो यहाँ पे तापमान का ये नहीं होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। अब देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। देखिए आपने सुना होगा कि एक जो नाव है वो पानी में नहीं डूबती है, और एक कील जो फेंका जाता है वो पानी में डूब जाता है। क्यों? देखिए उसका क्या होता है कि घनत्व ज़्यादा हो जाता है, तो जो भी अगर वस्तु है उसकी घनत्व ज़्यादा हो जाएगी तो वो वस्तु पानी में डूब जाएगी। देखिए घनत्व एक्चुअली में होता क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो देखिए जिसका भी अगर द्रव्यमान ज़्यादा हो गया तो उसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा, तो आयतन ज़्यादा होना चाहिए। अगर आयतन उसकी ज़्यादा है तो वो आपका नहीं डूबेगा। तो देखिए चूँकि आयतन जिनका कम होता है वो डूब जाता है पानी में, तो वस्तु पानी में डूब जाएगी अगर घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो। और जो 43 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, यहाँ पे देखिएगा, तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। तो देखिए समतल दर्पण से अगर प्रतिबिंब की हम लोग बात करें तो समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है और बीम के आकार का बनता है। जितना दूरी पे आप समतल दर्पण में खड़ा रहिएगा उतना ही दूरी पे आपका प्रतिबिंब बनेगा, जिससे आप चेहरा देखते हैं, और उसमें आपका दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सोल्यूशन। अब देखिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का, हुम वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक। तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। देखिए इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, सोनम। जो भी अमरकंटक से निकलने वाली नदी है उसका ट्रिक है सोनम। सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, नर्मदा नदी, तो राइट आंसर आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। तो सोनम इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, तो किसी झील के लिटरोल जोन में निम्न से किस प्रकार के पौधे होते हैं। देखिए थोड़ा सा चूंकि इसमें साइंस बैकग्राउंड के छात्र जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको टफ दिखने को मिलेगा क्वेश्चन, तो साइंस पे आप लोग को अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो किस झील के लिटरोल जोन में निम्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तो देखिए जो भी समुद्री इलाका होता है या झील होते हैं तो वहाँ पे जड़ युक्त पौधे होते हैं ताकि वो मजबूती से अपने को बनाए रखें, तो जड़ युक्त पौधे वहाँ पे लिटरोल जोन में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग का, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा। तो देखिए आदर्श गैस का यहाँ पे बात कर रहा है, तो आदर्श गैस होता क्या है, चूँकि एक काल्पनिक है, एक आइडियल गैस है ये, और इसमें होता क्या है कि जब आइडियल है तो इसके अणुओं के बीच कोई यहाँ पर टकराव नहीं होता है, और टकराव नहीं होता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि इसका तापमान स्थिर रहता है। तो जब तापमान स्थिर रहेगा तो उसकी ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगी। तो यहाँ पे ऊर्जा क्या रहती है, स्थिर रहती है, तो रिमेन फिक्स्ड। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद जो क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो देखिए सर्वप्रथम आपकी बात करें तो 1885 में अधिवेशन हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, बम्बई में। और इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये याद रखिएगा कि 1885 में पहली बार अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने किया, और ये बम्बई में आयोजित किया गया था। इसके बाद से जो 48 नंबर प्रश्न है हम लोग का, यह है कि निम्न में से किसी जोड़े का मिलान गलत है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, बिल्कुल सही है। नाना साहिब कानपुर, ये भी सही है। हजरत महल लखनऊ, ये भी सही है। कुंवर सिंह देखिए अपने बिहार के थे और बिहार में आरा के थे, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो सही मिलान कौन सा नहीं है, डी नंबर वाला, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 49 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो 49 नंबर प्रश्न में देखिएगा, किसी चालक के प्रतिरोध का मान आधा कर दिया जाता है तो चालक का तापीय प्रभाव क्या होगा। देखिए इसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा 49 नंबर प्रश्न के लिए।
तापीय प्रभाव का जो फॉर्मूला होता है H=I²RT, यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो उष्मा के यानी कि हीट के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, यानी कि जितना चेंज इसमें होगा उतना ही चेंज इसमें होगा। अगर रेजिस्टेंस को दुगुना करेंगे तो इसका हीट भी बढ़ जाएगा, और इसको कम करेंगे तो उसी रेशियो में कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि प्रतिरोध को आधा कर दिया गया है, यानी कि R को R/2 कर दिया गया है, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो गया तो आधा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दो यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज, तो H2O2 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बन रहेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन। 51 नंबर जो प्रश्न है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए वैसे इसमें बात करें तो वैसे तत्व सबसे पहले आपको जानना होगा कि समस्थानिक होता क्या है। तो वैसा तत्व जिसका जेड यानी परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान हो, परंतु उसका द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो। तो इससे होता क्या है कि आपका जो परमाणु संख्या समान होता है और डिफरेंट है, यानी यहाँ पर रेशियो आपका N/P पूछा जा रहा है। तो N/P होगा तो इसका मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला इसमें क्वेश्चन है हम लोग का कि मास गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा, CH4। और ये कहाँ पे अधिकतर दलदली जगहों पर पाया जाता है, या जो जानवर जुगाली करते हैं तो उनमें जुगाली में पाया जाता है। जानवरों और पौधों के जो अवशेष होते हैं उसका जीवाणु अपघटन हो जाता है, तो उसी में आपका CH4 पाया जाता है गैस। और प्रश्न संख्या 53 की बात करें हम लोग, तो 2020 में छोड़े गए जीसैट सैटेलाइट एक है, तो क्या ये दूरसंचार था? दूरसंचार उपग्रह था, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट था, जैसे कि आप DTH हो गया देखते हैं, ATM जो वर्क करता है आपका, इसके अलावा जो टेलीविज़न पर आप न्यूज़ देखते हैं, तो ये सारी प्रक्रिया का जो है नेटवर्क इसी से मिलता है, जीसैट 2030 से। तो ये सैटेलाइट है, दूरसंचार उपग्रह है। 54 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? देखिए उस समय वहीदा रहमान जी को दिया गया था, लेकिन अब चूंकि आपका ये तो पूछेगा नहीं, अब नए आपको याद रखने होंगे। तो अभी 2025 का तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो 2024 वाला ही आपको याद रखना है। और 2024 के लिए आपका फिल्म फेयर अवार्ड्स अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो आप लिखेंगे डेविड धवन को, डेविड धवन साहब को ये आपका 2024 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। 55 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब जीता? तो देखिए 2020 का अगर हम लोग बात करें तो राफेल नडाल साहब ने जीता था, बट अभी 2025 का अपडेटेड हो चुका है, तो 2025 वाला आपको याद रखना है। 2025 में पुरुष में किसे मिला है? तो पुरुष में आपको बताते हैं यहाँ पे कार्लोस अल्कराज को 2025 का पुरुष एकल खिताब फ्रेंच वाला मिला है। और महिला में बात करें तो कोको गॉफ को मिला है, आर्यन सबलेंका को इन्होंने हरा करके कोको गॉफ ने महिला में एकल खिताब जीत लिया है फ्रेंच 2025 का, और पुरुष में कार्लोस अल्कराज ने। तो ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। अब चलिए हम लोग 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो विच टाइप ऑफ रॉक इज कोल? कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो देखिए अवसादी चट्टान है, और ये पेड़ पौधों के अवशेष से निर्मित होते हैं। 57 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, ये है आपका लक्षद्वीप समूह निर्मित हुए हैं, तो किससे हुआ? ये प्रवाल निक्षेपों से निर्मित हुआ है। 58 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिसुलर प्लेटू इज? तो देखिए बहुत से लोग इसको कन्फ्यूजन में दो बेटा करते हैं, लेकिन इसका जो ऊंचाई होता है, जहाँ तक मुझे कन्फर्म है, मैं आपको बताता हूँ इसकी ऊंचाई, ये 2637 मीटर है, जबकि अनाईमुड़ी का ऊंचाई आपका 2695 है। तो इसका अकॉर्डिंग टू मेरे ये अनाईमुड़ी होगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बट मुझे जहाँ तक कंफर्म है 2695 मीटर इसका होता है और 2637 मीटर इसका, तो अनाईमुड़ी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न की बात करें हम लोग, तो भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास में किसने योगदान दिया था? तो लॉर्ड रिपन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न की बात करें हम लोग, तो किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा, तो कालीबंगा से यहाँ पे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं।
उसके बाद से यहाँ पे देखिए विच इज़ रॉन्गली मैच्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4 और चारों को मिलान किया गया है। इसमें आपको गलत सही उत्तर करना है। देखिए तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ये सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ये गलत है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ये सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ये सही है। यहाँ पे 8 अगस्त हो जाएगा 9 की जगह पे, तो ये वाला गलत ऑप्शन है आपका। और ऑपरेशन जीरो AC के तहत आपको गिरफ्तार भी किया गया था इन लोगों को 8 अगस्त 1942 की रात्रि को। अब देखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न है हम लोग का कि अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है, तो देखिए अदीस अबाबा आपका इथियोपिया की राजधानी है। ईरान की राजधानी की बात करें हम लोग तो तेहरान हो जाता है। सूडान की राजधानी की बात करें हम लोग तो खार्तूम हो जाता है। नॉर्वे की राजधानी की बात करें हम लोग तो ओस्लो हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद से जो लास्ट प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं, तो देखिए उस समय क्वेश्चन के अनुसार तो अनुपम खेर हो जाएंगे, बट अभी वर्तमान में आपके परेश रावल साहब हैं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष कौन है अभी, तो वर्तमान में परेश रावल याद रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न थे, जितना प्रश्न मिला था हमने कोशिश की आपको डिलीवर करने का। आपका इस पे क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि आगे और भी क्वेश्चन आपको करवाया जा सके। और ये क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा जो वैकेंसी आने वाली है 1817 उसमें आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि जो FRO का फॉर्म भरे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। आगे भी अगर इसका PYQ अवेलेबल हो जाता है तो उसको भी हम करा देंगे। तो उम्मीद है कि आप सब तैयारी भी कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो चैनल से आप जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।